हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन. वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास. सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास आपने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 5 and the title of the chapter is life in the temperate grassland. So बच्चों, हम देखने वाले हैं कि temperate grassland में लाइफ कैसे होती है लोगों की, राइट? So let's start with our chapter. So सबसे पहले आपको यहाँ पे get set go given है, जिसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है क्रॉसवर्ड को, और यहाँ पे आपको hints भी दिए हुए हैं in the form of picture. तो बच्चों, अगर हम फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं, तो ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है बाइसन की. तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है बाइसन, राइट? सिमिलरली आपको क्या करना है, बाकी के जो क्रॉस वर्ड्स है उनको भी ऐसे ही कंप्लीट करना है और इसको अच्छे से लिखना भी है. फॉर एग्जाम्पल रैंडमली अगर हम फोर्थ पिक्चर को ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको वीट की पिक्चर दी हुई है, WHEAT. तो ये हो गया आपका वीट. सो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. एक्सट्रीम क्लाइमेट इज फाउंड इन दी सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो बच्चों, अगर हम देखें तो एक्सट्रीम क्लाइमेट हमें देखने को मिलते हैं हमारे वर्ल्ड के कुछ पार्ट में. एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट का यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब कि जो समर्स हैं वो बहुत ज्यादा हॉट है, राइट? और जो विंटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है. Temperature goes as high as 52 degrees Celsius in summers and as low as minus 35 degrees Celsius in winters, which means कि जो टेम्परेचर है वो कितना हाई जा सकता है, वो 52 डिग्री सेल्सियस तक हाई भी जा सकता है समर्स में, और अगर हम विंटर्स के टाइम की बात करें तो -35 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है. इसी वजह से हमने एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पे बोला है. Only grasses can grow in such regions. तो बच्चों, ऐसे रीजन में सिर्फ घास ही उग पाती है. In the temperate zones of the northern hemisphere and the southern hemisphere, there are vast areas which are covered by tall grasses. तो बच्चों, अगर हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं, कहाँ के? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर के, तो वहां पे बहुत ही बड़े बड़े वास्ट एरियाज हैं, और वो सारे ही एरियाज किससे कवर है बच्चों? बड़े बड़े टॉल ग्रासेस से. दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. और ये जो टॉल ग्रासेस हैं इनका नाम अलग अलग है अलग अलग कॉन्टिनेंट में. जैसे कि दीज ग्रासी एरियाज, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रास लैंड्स के नाम से जानते हैं. Now coming to location. तो बच्चों, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, तो there are many grassland in the world. हमारे वर्ल्ड में ढेर सारे grassland है, and some of them are built in South Africa, Dons in Australia, and Pampas in Argentina, which is South America. So हमने क्या देखा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में यहाँ पे जो नाम है grassland का वो भी डिफरेंट है. Now the others are temperate grassland in the southern hemisphere, right? तो यहाँ पे आपको मैप भी गिवन है, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं. नाउ ये जो ग्रासलैंड है वो होते क्या है बच्चों? So the grassland are large flat areas of land. ये क्या होते हैं? बहुत ही बड़े बड़े फ्लैट लैंड होते हैं, और वहाँ पे आपको ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, पेड़ नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ ग्रास ही होती है. और ग्रास कैसी होती है बच्चों? टॉल ग्रास होती है. The largest temperate grassland of the world, वो है बच्चों steppes of Eurasia. And another large area of the temperate grassland in North America, जिसका नाम क्या है बच्चों? Prairies, which is spread from the Texas state of United States of America up to कहाँ तक है बच्चों? Alberta province of Canada. So बच्चों, हमने यहाँ पे दो नाम देखे हैं ग्रासलैंड के जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है. फर्स्ट है आपका स्टेपीज जो कि यूरेशिया में है, एंड द सेकेंड वन इज योर प्रेरीज जो कि स्प्रेड होता है आपके यूएस से लेके आपके कनाडा तक, राइट? नाउ इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड. सो बच्चों, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे मेन फीचर्स होते हैं किसके? टेम्परेट ग्रासलैंड के. जैसे कि जो आपका प्रेरीज है जो कि लोकेटेड है इन द टेम्परेट रीजन. सो उससे पहले हम देखने वाले हैं अपने इंटरेस्टिंग
फैक्ट को। सो बच्चों यहाँ पे आपको नो मोर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट गिवन है, जिसमें से आपको बताया है कि जो वर्ड है प्रेरीज वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मीडो और ग्रासलैंड, राइट। So, to learn about the temperate grassland and the life of the people there, we shall study the prairies in detail. अगर हमें वहाँ के लोगों की लाइफ को जानना है, अगर हमें डिटेल्स पता करनी है, तो हमें थोड़ा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा प्रेरीज को इन डिटेल्स। So, the vast stretch of flat land, क्या है बच्चों, जो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेच है किसका, फ्लैट लैंड का, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है, इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका में, उसको हम प्रेरीज के नाम से जानते हैं। नाउ ये जो हमारे प्रेरीज होते हैं वो बहुत ही वास्ट और फ्लैट होते हैं, ट्रीलेस एरियाज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे पेड़ हमें देखने को नहीं मिलते, वो सिर्फ ग्रास लैंड है। एंड ये लोकेटेड है फार अवे फ्रॉम द ओशन, ओशन से बहुत ज्यादा दूर है। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये हमारे वर्ल्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड में से भी आते हैं। उसके अलावा मिसिसिपी एंड मिसौरी क्या है बच्चों, मेन रिवर्स हैं इस वास्ट एरिया के। नाउ कमिंग टू क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, तो हम देखने वाले हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों जो इन प्रेरीज अगर हम बात करें तो विंटर्स काफी ज्यादा कोल्ड होते हैं, समर्स हॉट होते हैं, एंड मॉडरेट रेनफॉल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, विच इज अबाउट 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, अकर्स मोस्टली इन दी समर सीजन। और ये जो रेनफॉल है, ये जो बारिश है, ये आपको ज्यादातर समर सीजन में देखने को मिलती है। The amount of rainfall varies greatly from year to year. अब बच्चों कितना रेनफॉल हो रहा है वो हर साल डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना रेनफॉल पहले हुआ है उतना ही बाद में होगा, नो, इट डिपेंड्स कि ईयर टू ईयर कैसा रेनफॉल हो रहा है या फिर कैसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। नाउ जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं प्रेरीज में, एक्सेप्ट अलोंग द रिवर्स एज वेल। जो क्लाइमेट होता है वो सूटेबल नहीं होता है ट्रीज को ग्रो करने के लिए, इसी वजह से जो ग्रास होते हैं, जो घास होती है, वो बहुत ही क्विकली यहाँ पे ग्रो हो जाती है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन एंड चेंज टू हे इन ऑटम। नाउ जो ग्रास है बच्चों उसको हम एल्फाल्फा के नाम से जानते हैं, एंड इट इज वेरी न्यूट्रिशियस फूड फॉर द एनिमल्स। जो जानवर होते हैं उनके लिए काफी न्यूट्रिशियस फूड होता है। जो यूरोपियन सेटलर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं किसको बच्चों, प्रेरीज को। पहले उन्होंने ग्रेजिंग के लिए यूज किया, जैसे कि कैटल को ग्रेज करवाना, एंड देन उन्होंने एज अ फार्म लैंड भी उसको यूज किया, राइट। नाउ कमिंग टू वाइल्ड लाइफ, अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो जो बाइसन्स हैं, हॉर्सेस हैं, डियर है, ज़ीब्रास हैं एंड एंटीलोप्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंड आपको बहुत ही लार्ज नंबर में देखने को मिलेंगे। ये जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट रनर्स होते हैं, बिकॉज अदर थिंग्स टू हाइड देमसेल्व्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस ग्रासलैंड, क्योंकि उनको खुद को छुपाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रेडेटर्स आ गए, राइट, उनसे बचने के लिए वहां पे कोई भी चीजें नहीं है छुपने के लिए, सिर्फ घास ही है। तो इसी वजह से उनकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है, सो दैट कि वो भाग पाए। The fast running is their only trick to escape from the violent animals. So बच्चों जो फास्ट रनिंग है, जो तेज भागना है, वही उनका इकलौता क्या है बच्चों, एस्केप है। किससे भागने का, वॉयलेंट एनिमल से अपना पीछा छुड़ाने का, जैसे कि आपके लायन, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स एक्सेट्रा, राइट। The scavengers are also found in these grassland. आपको यहाँ पे scavengers भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि jackals, hyenas, उसके अलावा vultures, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। Now coming to farming, अगर हम फार्मिंग की बात करते हैं तो रेनफॉल इतना ज्यादा इनफ नहीं होता है क्रॉप्स के लिए। जो एग्रीकल्चरल फार्म्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, एंड जितने भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं वो मशीन की हेल्प से किए जाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे, हार्वेस्टर्स होते हैं, कंबाइंस होते हैं, इन सब की हेल्प से एग्रीकल्चर किया जाता है। द सॉइल ऑफ प्रेरीज इज वेरी फर्टाइल, यहाँ की जो सॉइल है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि ये जो लैंड है इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज नहीं किया गया है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, इसी वजह से जो सॉइल है वो काफी ज्यादा फर्टिलिटी होल्ड करके रखती है। व्हीट प्रोडक्शन इज मच मोर देन आवर कंट्री, अगर हम व्हीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारी कंट्री से भी ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन करते हैं बच्चों प्रेरीज, एंड यूएसए एंड कनाडा आर द लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग
कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो यूएस और कनाडा है वो बच्चों क्या है, लीडिंग है, जो कि वीट इस टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ द कंट्रीज एंड द वर्ल्ड, एंड ये एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे वीट को। ड्यू टू द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वीट, जो प्रेरीज रीजन है उनको हम वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है, यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा वीट को ही प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से नाम भी क्या पड़ गया, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। मेज, बार्ले, ओट्स, ऑयल सीड्स, ये सारी चीजें भी ग्रो की जाती हैं बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। एंड जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, ट्रेन्ड होते हैं, और वो यूज करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स को, मॉडर्न फार्मिंग को, एंड ये बिल्ड करते हैं अपने हाउसेस को फार्म्स में, एंड हैप्पीली भी रहते हैं। देन वी हैव लाइफ ऑफ द पीपल। सो अब हम देखने वाले हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ एक्चुअल में कैसी होती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं एंड डोमेस्टिकेट भी करते हैं ढेर सारे एनिमल्स को। उनकी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है, एंड ये डोमेस्टिकेट करते हैं मिल्क एनिमल्स को, सो दैट कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल्क मिल पाए, राइट। प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, और वो क्या करते हैं, जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनाते हैं। द एनिमल्स जिनको ग्रेज किया जाता है बहुत ही लार्ज ग्रासलैंड में, उनको हम रैंचेस के नाम से जानते हैं, एंड दे गेट मीट ऑल्सो फ्रॉम दी एनिमल्स, और एनिमल्स से इनको मीट भी मिलता है। मिल्क तो मिल ही रहा था और वो मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट भी बना रहे थे, उसके अलावा इनको मीट भी मिलता है। ऑल द टाउन्स आर कनेक्टेड टू द रोड एंड रेलवे। जितने भी टाउन्स है वो बहुत ही वेल कनेक्टेड है, किससे बच्चों, रोड से और रेलवे से। नाउ कमिंग टू इंडस्ट्रीज। तो बच्चों अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डेयरी इंडस्ट्री यहाँ की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द पीपल ऑफ प्रेरीज। दे गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स। इनको मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और उसी मिल्क की हेल्प से ये लोग चीज बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं फ्रॉम द मिल्क। जो मशीन्स है उनको यूज किया जाता है फॉर मिल्किंग द काउस एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स। जो मीट इंडस्ट्री है वो भी काफी ज्यादा फ्लरिश हो रही है इन दिस एरिया, एंड जो लोग होते हैं वो रियर करते हैं पिग्स को इन देयर होम्स, एंड ये फीड करवाते हैं उनको मीट ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मीट दे पाए। शिकागो क्या है बच्चों, मेन सेंटर है मीट प्रोडक्शन का, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा सस्केचुआन एंड मैनीटोबा, ये क्या है बच्चों, मेन प्रोविंसेस है प्रेरीज के। शिकागो, ओमाहा, ओलाकामा जो कि यूएसए में है, एंड योर विनिपेग क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो प्रेरीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर लैंड है ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग होते हैं प्रेरीज के वो डोमेस्टिकेट करते हैं मिल्क एनिमल्स को, एंड प्रेरीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। जो शिकागो है वो सबसे ज्यादा फेमस है मीट इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।